हेलो एवरीवन, दिस इज शरण सुनेही एंड वेलकम टू द चैनल द ट्विन ब्रोज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से गद्य खंड का तीसरा पाठ संवदिया पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है फणीश्वर रेणु। कहानी को शुरू करने से पहले इसकी भूमिका जान लेते हैं कि किन संदर्भों में रेणु जी ने इस कहानी की रचना की। संवदिया कहानी जो है वो मानवीय संवेदनाओं की गहन और विलक्षण पहचान प्रस्तुत करते हैं। मानवीय संवेदना मतलब जो मानवीय भावनाएं होती है, सहानुभूति होती है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति जो संवेदना है, जो हृदय की भावनाएं हैं, किस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत की जाती हैं। इस पाठ में रेणु जी ने इसकी एक पहचान प्रस्तुत की है। हरगोविंद संवदिया की तरह अपने अचल के दुखी विपन्न बेसहारा बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। यहाँ पर इस कहानी में दो पात्र, मुख्य पात्र देखने को मिलते हैं। एक है हमारा पात्र हरगोविंद और दूसरा है बड़ी बहुरिया। बड़ी बहुरिया यहाँ पर बड़ी हवेली उसकी मालकिन है, जबकि हरगोविंद एक संवदिया है। संवदिया हमने चैप्टर का नाम तो देख लिया। इसका मतलब ये होता है संवाद ले जाने वाला, यानी कि जो संदेश वाहक है उसे यहाँ पर एक ग्रामीण परिवेश में संवदिया कहा गया। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान होती है। ये जो संवदिया है ये लोक भाषा में रचित है, यानी कि एक ऐसे गांव की कहानी है जो वहाँ के परिवेश में रचित है। जो फणीश्वर नाथ हमारे लेखक हैं वो अचल से रिलेटेड, जो भी अचल मतलब होता है किसी एक परिवेश से रिलेटेड कहानियाँ लिखना, तो वो अचल से संबंधित कहानियाँ लिखते थे। वो जिस गांव में रहते थे या किसी भी एक गांव की स्टोरी को लेकर उन्होंने रचनाएं रची। तो जो संवदिया है ये भी एक अचल की कहानी है जो लोक भाषा पर आधारित है, लोक भाषा पर रचित गई, और ये एक पहाड़ी झरने की तरह जो है गतिमान है, मतलब कि प्रवाह के रूप में बहती जाती है। इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही मार्मिक कहानी है, और यहाँ पर हमें मानवीय जो संवेदनाएं हैं, एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति जो भावनाएं हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो संवेदनाएं हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। संवदिया हरगोविंद यहाँ पर हमारा संवदिया है। संवदिया का मतलब होता है संदेश वाहक, जो संदेश पहुंचाने का काम करता है। ये जो कहानी है ये आज के समय की तो नहीं है, जहाँ पर व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज करें तो जल्दी से चला जाता है, या ऑनलाइन। तो वैसा ना होकर पहले के समय में चिट्ठियाँ या फिर संवादियों का प्रयोग किया जाता था। जब आपको कोई संदेश पहुँचाना है, जो ऐसा संवाद है जो कहानी जो हम पत्र में लिखेंगे तब उसमें भावनाएं नहीं होती, लेकिन जब आप उसे संवादियों के माध्यम से पहुँचाएंगे तो उसमें भावनाएं आ जाती है, क्योंकि संवदिया जो होता है वो उन संवादों को इस ढंग से प्रस्तुत करता है सामने वाले को कि वो जिस भावनाओं से आपने उसे कही है वो सेम भावनाएं, वो सेम फीलिंग्स के साथ वो वहाँ पे जाके उसे ट्रांसलेट करता है, उसे पहुँचाता है। हरगोविंद यहाँ पर हमारे संवदिया का नाम है। हरगोविंद को अचरज हुआ कि आज भी किसी संवदियों को की ज़रूरत पड़ती है। जो हरगोविंद है उसे यहाँ पर बुलाया गया है, बड़ी बहुरिया ने उसे बुलाया है, और वो अभी अचरज में है कि आज के युग में भी किसी को संवदिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये जो कहानी है ये आज़ादी के पश्चात लिखी गई है। तब तक वहाँ पर जो संवाद है वो चिट्ठियों के द्वारा पहुँचाए जाते थे, लेकिन उससे पहले जब चिट्ठियों का प्रचलन नहीं था तो संवदियों का प्रयोग किया जाता था। फिर भी यहाँ पर जो बड़ी बहुरिया हैं, बड़ी हवेली की जो मालकिन है, उन्होंने हरगोविंद को बुलाया है और अपने संवाद के लिए वे उन्हें बुलाती हैं। तो हरगोविंद को अचरज होता है कि आज के युग में भी किसी को संवदिया की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है, क्योंकि गांव-गांव में यहाँ पर डाकघर खुल गए हैं। डाकघर चिट्ठी से रिलेटेड जहाँ काम होते हैं, डाक संवदिया के मार्फत, यानी कि संवदिया के जो माध्यम से संवाद भेजना आज क्यों लोगों को पड़ रहा है, जबकि चिट्ठियों का काम शुरू हो गया है, डाकघर जो है खुल गए हैं। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार करके अंदर गया, वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाजा लगा लिया। अब ये होता है कि आपका जैसा माहौल बना है आप उसके हिसाब से जो उस समय की जो स्थिति है उसको भाप लेते हैं। तो हरगोविंद ने भी वैसा ही किया। वो जब अंदर गया, ड्योढ़ी मतलब होता है दहलीज, तो उसको पार करके जब वे अंदर गया बड़ी हवेली में,
तो उसने वहाँ के वातावरण को देखकर ये पता लगा लिया कि जो संवाद है वो कोई गुप्त समाचार ही है, जिसे किसी को पता नहीं होना चाहिए। इसीलिए बड़ी बहुरिया ने उसे बुलाया, और वो ऐसा संवाद है जो परेवा पंछी तक नहीं जानता। परेवा पंछी मतलब जो कबूतर जिन्हें पहले संदेश के लिए इधर उधर भेजा जाता था, उन्हें तक संदेश ये नहीं पता। ये इतना गुप्त समाचार आज जो बड़ी बहुरिया है वो उसे देने वाली है। पाँव लागी बड़ी बहुरिया, हरगोविंद जो है बड़ी बहुरिया को कहता है। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। अब यहाँ पर जो बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया है, उन्होंने हरगोविंद को सिर्फ आंख के इशारों से कहा कि वे चुपचाप से बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पर उनके सामने कोई और भी है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब जब उसे बड़ी बहुरिया बैठने के लिए कहती हैं, तो जो हरगोविंद है वो यहाँ पर कुछ सोचता है। वे हवेली के जो पहले की जो अतीत की स्मृतियां हैं उन्हें याद करता है और कहता है कि अब तो जो बड़ी हवेली है वो केवल नाम मात्र की बड़ी हवेली है, जहाँ पहले दिन रात नौकरानियां जो थे काम करते थे, जन मजदूर की भीड़ लगी रहती थी, वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ में सूपा, मतलब होता है सूप, जिससे अनाज को छिटका जाता है, साफ किया जाता है, अनाज लेकर फटक रही है सूपा में बड़ी बहुरिया। जहाँ पर पहले इतने नौकर चाकर लगे रहते थे, आज वहाँ पर बड़ी बहुरिया जो है अकेले उस हवेली में काम कर रही है। यहाँ पर हवेली की स्थिति भी देखने को मिलती है, जहाँ पर लिखा है कि टूटी हुई ड्योढ़ी से वे पार करते हैं उसको अंदर। यहाँ पर अभी जो हवेली है उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। पहले जहाँ इन हाथों में, बड़ी बहुरिया के जो हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर जो गांव की नाई होती थी वो अपना परिवार पालती थी, इतना पैसा उसको दिया जाता था। लेकिन आज जो दिन है वो बिल्कुल अलग है। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। जो समय परिवर्तन है वो हुआ है, और जो बड़ी हवेली जो पहले अपने वैभव के लिए जानी जाती थी, वो आज उसमें परिवर्तन आया है। क्योंकि अब वो परिवर्तन क्यों आया है? जो बड़ी बहुरिया है उसकी स्थिति में इतना परिवर्तन इसीलिए आया क्योंकि जो बड़ी बहुरिया के जो पति देव हैं वहाँ पर वो मर चुके हैं, जिन्हें यहाँ पर बड़े भैया कहा गया है। बड़े भैया के मरने के बाद जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीन भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीन भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, कहाँ जाती बेचारी। यानी कि यहाँ पर बड़ी बहुरिया की जो तीन यहाँ पर भाई थे, बड़े भैया के मरने के बाद जो तीन भाई थे उन्होंने आपस में जो ज़मीन थी वो बांट ली, और वे जाकर इस गांव को छोड़कर, इस हवेली को छोड़कर वे जाकर शहर में बस गए। अकेली जो बड़ी बहुरिया हैं वो यहाँ पर रह रही हैं। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते, वरना 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते हैं। बड़ी बहुरिया की देह से ज्वर जो जेवर है बड़ी बहुरिया से जब बंटवारा हुआ था घर का, तो उनकी शरीर से जो जेवर उन्होंने पहन रखे थे वे भी उनसे बांट लिए गए, छीन लिए गए। और इसे ही यहाँ पर लेखक रेणु जी ने चीरहरण कहा है, द्रौपदी चीरहरण। यानी कि जो एक एक चीज थी बड़ी हवेली की वो इन तीन भाइयों ने आपस में बांट ली, और ये बंटवारा तीन टुकड़ों में ही किया गया। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही। अब यहाँ पर एक और पात्र देखने को मिलता है, मोदियाइन। ये एक बूढ़ी औरत है गांव की ही, और वो यहाँ पर बड़ी बहुरिया से अपने कुछ पैसे वसूल करने के लिए आई है और आंगन में बैठी हुई कुछ बोल रही है। उधार का सौदा खाने में मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मोदियाइन अपने पैसे वसूल करने आई है, किंतु जब वह बड़ी बहुरिया के पास पैसे ही नहीं है तो वे नहीं दे सकती। इसी कारण से जो मोदियाइन है वो आंगन में बैठी हुई है। हरगोविंद आया है, किंतु मोदियाइन को देखकर वे चुपचाप पीढ़े पर बैठ गया है। यहाँ पर आगे शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। बड़ी हवेली में बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई? तो शुरुआत में यहाँ पर बताया गया था कि जो हरगोविंद है, जब उसे बड़ी बहुरिया ने बुलाया तो उसे बड़ा ही अचरज हुआ कि आज के ज़माने में भी कोई संवदिया के माध्यम से संवाद क्यों भेजने लगा भला, क्योंकि आजकल तो डाक घर जो है खुल गए हैं।
और उसे ये आशंका हुई कि ज़रूर ही कोई ऐसा गुप्त समाचार होगा जिसे परिवा पंछी तक नहीं जानता, और इसी कारण से बड़ी बहुरिया ने उसे हवेली पर बुलाया। दूसरा प्रश्न है, हरगोविंद बड़ी हवेली पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। जो हरगोविंद है यहाँ पर अतीत में वो जाकर ये सोचता है कि बड़ी जो हवेली है वो पहले ऐसी नहीं थी, और बड़े भैया के मर जाने के बाद जैसे सारा खेल खत्म हो गया, उसी प्रकार से बड़ी हवेली भी समाप्त हो गई। वो अतीत की उन स्मृतियों में खो जाता है जब बड़ी हवेली अपने शौर्य, अपने वैभव के लिए जानी जाती थी, और तब वहाँ पर जो बड़ी बहुरिया थी, केवल उनके हाथों में मेहंदी लगाने से ही जो गांव की नाइन थी उसका परिवार पाला जाता था, आज वो अपने हाथों से काम कर रही हैं। इसके बाद जो घर का बंटवारा हुआ था, बड़ी हवेली का बंटवारा हुआ था, उन सब स्मृतियों को याद कर रहा है हरगोविंद, और वे बहुत ही दुखी है। आगे चलते हैं। हरगोविंद ने लंबी सांस ली, और जब तक मोदियाइन आंगन से नहीं चली जाती वे उस संवाद के बारे में बड़ी बहुरिया से कुछ नहीं कह सकता, ना ही उसके बारे में कुछ पूछ सकता है। तो वे जब उससे चुप नहीं रहा जाता तो मोदियाइन से कहता है कि मोदियाइन काकी, तुमने ये बहुत अच्छा काबुली कायदा सीखा है अपने पैसे वसूल करने का। तो मोदियाइन इस पर गुस्सा हो जाती है, उसे क्रोध आता है, क्योंकि एक बार काबुली आगा साहब जो है उन्होंने मोदियाइन से उनकी दुकान जो थी वो किराए पर ली ताकि वो कुछ कपड़ा बेचा करते थे। लेकिन जो काबुली था वो जब किसी को उधार देना होता था तो वो तो बड़े आसानी से दे देता था, किंतु जब वसूली का समय आता था तो उस उधार को मांगने के लिए वे उन पर जुल्म किया करता था, और जब जुल्म से काम नहीं चलता था तो उसके बाद वे उनसे एक का दो वसूला करता था, अर्थात जितना उन्होंने लिया है उससे ज़्यादा उनसे वसूला करता था। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा, यही वो काबुली है जो काबुल से आए थे, और जो मोहम्मद गुल आगा है वो उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था, और मोदियाइन के ओसरे पर उसने एक दुकान लगाई थी। लेकिन बहुत ही मीठा बोलता था जब उसे उधार देना होता था लोगों को। अ, जब उधार देना होता था तब तो मीठा बोलता था, लेकिन जब उसे पैसे वसूल करने होते थे तो वो जुल्म करता था लोगों पर। तो एक बार लोगों ने क्या किया, लोग जब गुस्से में आए तो उन्होंने उसे कूट कर उसे भगा दिया। तो लोग जो थे वो अब तब से मोदियाइन को उसी काबुली के नाम से चढ़ाया करते थे। गांव में एक जो यहाँ पर एक नाटक हुआ था जिसमें काबुली जो बादाम है उसके नाम पर भी उन्हें मोदियाइन को चढ़ाया गया। मोदियाइन बड़बड़ाती हुई गाली देती हुई चली गई। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा। अब जब मोदियाइन जा चुकी है तब हरगोविंद बड़ी बहुरिया से उस संवाद के बारे में चर्चा करती है। हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही, बोलो जाओगे ना? कहा, मेरे माँ के पास। यानी कि जो हरगोविंद है उसको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि बड़ी बहुरिया अपनी माँ के पास एक संदेश भेजना चाहती है। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। मतलब जब बड़ी बहुरिया अपना संवाद उन्हें सुनाना चाहती हैं तो वे बहुत ही दुखी हो जाती है कि उनकी आंखों में पानी आ जाते हैं, अर्थात आंसू आ जाता है। कहिए क्या संवाद है? हरगोविंद ने पूछा। संवाद सुनते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। जब उन्होंने संवाद सुनाया कि किस प्रकार का संवाद उसको ले जाना है तो बड़ी बहुरिया रोने लगी। हवेली की लक्ष्मी को आज पहली बार इस तरह सिसकते देखा है, अर्थात रोते हुए जो हरगोविंद है उसने पहली बार बड़ी बहुरिया को ऐसे देखा है। बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए, हरगोविंद ने कहा। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? ये संवाद जो है बड़ी बहुरिया हरगोविंद के माध्यम से अपनी माँ के पास पहुंचाना चाहती है, क्योंकि जो हवेली है, बड़े जो भैया हैं यहाँ पर हवेली के मालिक, उनकी मृत्यु हो चुकी, उसके पश्चात घर का बंटवारा हो चुका है, और जो बाकी 3 भाई हैं वो शहर चले जा चुके हैं। अकेली बड़ी बहुरिया इस हवेली में कैसे रहती हैं इसका वर्णन वो यहाँ पर कर रही हैं, और इतनी दयनीय स्थिति में वो अपनी माँ के पास ये संदेश भेजना चाहती हैं। हरगोविंद का रोम रोम जब उसने ये संदेश सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुए।
देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान, मतलब अगहनी एक ऐसा महीना है जब धान जो है तैयार होने वाला होता है। तो जो देवर देवरानियां हैं वो तभी आते हैं जब धान तैयार होने वाला होता है, और वे उसे 10-15 दिन पहले आते हैं, सारा कर्ज चुकता करते हैं और 2-2 मन के हिसाब से अपना जो बोरे में भरकर चावल जो है उसे ले जाते हैं। और एक आते हैं जब आम जो है पकने वाला होता है, तो कच्चा पक्का आम तोड़कर सब कुछ उठाकर लेकर चले जाते हैं। 2 प्रश्न है, बड़ी बहुरिया मायके संदेश क्यों भेजना चाहती हैं? क्योंकि यहाँ पर बड़ी हवेली में कोई भी उनका सहारा नहीं है, वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली है और उन्हें खाने के लिए भी ढंग से खाना नहीं मिलता है। वे बथुआ साग खाकर यहाँ पर रह रही। अकेले होने के कारण वे ये चाहती हैं कि उनके जो माता है वे उनके घर में रहें, और इसीलिए वो हरगोविंद को बुलाती है ताकि ये संदेश जाकर वो अपने मायके में सुनाए और बड़ी बहुरिया को यहाँ से ले जाए। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों झलझल आई? क्योंकि जो संवाद था बहुत ही मार्मिक था। ये उनकी दशा थी, दयनीय दशा का उन्होंने जब वर्णन किया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। इस प्रकार के संदेश में उन्होंने कहा कि जहाँ वे अकेली है, उनका सहारा कोई नहीं है, वे इस अकेले इतनी बड़ी हवेली में किस प्रकार से गुजारा करती हैं। इस कारण से उनकी आंखें जो हैं वो छलछलाती हैं, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ी बहुरिया आंचल में खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा रात खर्च भी नहीं जुटा सकती। यहाँ पर जो संबदिया होते थे उनको संवाद पहुंचाने के लिए, चूंकि एक इंसान भेज रहा है तो उसे जो भी राह खर्च लगेगा वहां तक जाने के लिए, राह खर्च मतलब जो भी ट्रैवलिंग का जो खर्च होगा वो उस इंसान को ही देना पड़ेगा जो संबदिया को भेज रहा है, क्योंकि वे उसी के कार्य हेतु इतनी दूर जा रहा है। तो बड़ी बहुरिया जब उसको किराया देती हैं, राह खर्च देती हैं, तो वे कहती है कि वे उसे पूरा खर्च भी आपके लिए नहीं जुटा पाई, इसीलिए आने का खर्च आप क्या करना, अब उसकी माँ से मांग लेना, भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भावशून्य दृष्टि से हरगोविंद की ओर देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। हरगोविंद ने कह तो दिया कि उसके पास वो इंतजाम कर लेगा, लेकिन कमाता तो वे भी नहीं है। और संवदिया यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, संवदिया का मतलब होता है संदेश वाहक। हरगोविंद संवदिया है और संवाद पहुंचाने का काम सभी को नहीं सब नहीं कर सकते। संवाद पहुंचाने का काम, संवाद को जिस ढंग से सामने वाला कह रहा है उसी ढंग में किसी को सुनाना नहीं होता। आजकल के दौर में जहाँ पर आप एक इंसान को बात कुछ और बताते हो और पहुँचते पहुँचते वो कुछ और बन जाती है, इस दौर में सेम वैसी ही बात बोलना जो आपने बोली है उसी भाव के साथ बहुत डिफिकल्ट। तो हरगोविंद जो है यहाँ पर संवाद पहुँचाने का काम करते हैं। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस स्वर और स्वर में संवाद कहा गया है उसी संवाद में उसको सुनाना, ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लोगों को गलत धारणा है कि लोगों में ये धारणा क्या होती है कि जो संवदिया है वो कैसा इंसान है, वो निठल्ला है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो कामचोर है, इसीलिए वो संवदिया का काम करता है क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं लग रही है। ये पेटू आदमी होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए होते हैं, इसीलिए वही आदमी काम करते हैं संवदिया का जो निठल्ला होता है, जो कामचोर होता है और जो पेटू होता है। न आगे नाथ न पीछे पगा, मतलब जिसके आगे और पीछे कोई नहीं होता, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वही लोग इस काम को करते हैं, संवाद पहुंचाने का काम करते हैं। बिना मजदूरी के लिए ही जो गांव भर में संवाद पहुंचावे उसको और क्या कहेंगे। अब यहाँ पर जिस प्रकार के वाक्य संवदिया के लिए प्रयोग किए गए हैं, यहाँ पर हरगोविंद में उनमें से एक भी नहीं दिखता। हरगोविंद जो है उसने राह खर्च नहीं लिया बड़ी बहुरिया से, जबकि उसके पास, हमें आगे पता चलेगा कि उसके पास राह खर्च नहीं है, फिर भी वो बड़ी बहुरिया से पैसे नहीं लेता। और ऐसे इंसान को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कामचोर है और वो पेटू है। औरतों का गुलाम, जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द का भी भला मर्द कहेंगे।
किंतु गांव में ऐसा कौन है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया। हरगोविंद ने प्रत्येक उस इंसान का संवाद जो है, प्रत्येक घर की जो महिलाएं होती थी, उन सबका जो संदेश है हरगोविंद ने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हरगोविंद है वो पहली बार ऐसा मार्मिक संदेश जो है किसी के पास लेकर जा रहा है। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिन और संवादों की याद आने लगी। फिर संवदिया का क्या काम है कि वो संवाद जिस स्वर में उसे सुनाया गया है, जिस भावों के साथ उसे सुनाया गया है, वो उसी भाव के साथ उस संवाद को आगे पहुंचाए। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम क्वेश्चन जब याद करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन याद करने के लिए बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है। सेम जो हरगोविंद है वो संवाद को पढ़ने के लिए, संवाद को याद करने के लिए उसको बार बार रिकॉल कर रहा है अपने माइंड में। वो बार बार उस संवाद को याद कर रहा है ताकि उसकी एक एक जो भाव है, जो जिस भाव से बड़ी बोरिया ने वो संवाद कहा है, बिल्कुल उसी भाव से उस संवाद को वे उसकी माँ के पास पहुंचा सके। यहाँ पर अब हरगोविंद जो है उसके मन में जो बड़ी बोरिया के जो शब्द हैं वो कांटे की तरह चुभ रहे हैं, वो इतने तीखे, इतने मार्मिक थे और वे उसे बार बार याद कर रहा है। हरगोविंद ने अपने बगल वाले यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बीरपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? हरगोविंद ने यहाँ अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि वो बार बार संवदिया जो है उन विचारों को, उन शब्दों को याद कर रहा है, संवाद को याद कर रहा है जो बड़ी भूरिया ने उसे कहा था, कि तो उनको याद करते हुए उसे बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि वो संवाद कुछ इतने मार्मिक है। तो उनसे ध्यान हटाने के लिए वो एक प्रश्न पूछता है अपने बगल वाले यात्री से कि क्या ये जो डाक गाड़ी है ये थाना बीरपुर रुकेगी? लेकिन जो यात्री था उसे इन बातों पे दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने कुड़ कर यानी कि चिढ़ कर कहा कि जो थाना बीरपुर है उसमें सभी गाड़ियां रुकती है। और हरगोविंद को तभी उसे पता चलेगा कि ये आदमी चिड़चिड़ा स्वभाव का है और इससे बातचीत वो नहीं कर सकता। बड़ी बोरिया के संवाद को मन ही मन वो दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनते समय वे कैसे अपने कलेजों को संभालेगा। बड़ी बोरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई, वे वहां वे भी रोएगा। संवदिया जो है उसका काम ही यही है कि वे उसी भाव से संवाद को पहुंचाए, इसलिए जहां जहां बड़ी बहुरिया रोई थी संवाद कहते समय, उसे वहां वहां रोना पड़े। प्रश्न है, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या धारणा है? यहाँ पर संवदिया की ये सब विशेषताएं उन्होंने बना रखी हैं गांव वालों ने। उनके मन में यह धारणा है कि एक ऐसा आदमी होता है जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, निठल्ला आदमी है, कामचोर है, पेटू आदमी है और ये औरतों का गुलाम होता है, थोड़ी सी मीठी बातें सुनकर किसी का भी काम कर देता है। जिन्हें कोई काम नहीं होता वो यही संवदिया का काम करते हैं, किंतु संवदिया ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर संवदिया की हमें मुख्य विशेषताएं जो बतानी है, जो असली है, ये तो हमने बता दिया कि जो गाँव वालों की अवधारणाएं ये थी। मुख्य विशेषताएं ये हैं कि संवदिया जो है वो बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण व्यक्ति होता है। जैसे जिस स्वर या जिस ताल में, जिस भाव के साथ जो संवाद कहा जाता है, वे ठीक उसी प्रकार संवाद को कहता है। संवदिया ठीक वैसे ही संवाद पहुंचाता है जिस स्वर में उसे कहा गया है, और ये मेहनत का काम है। गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा है? उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा? अब जो हरगोविंद है उसके मन में जो बड़ी बहुरिया का संवाद था वो कांटों की तरह इसलिए चुभ रहा है क्योंकि वो बहुत ही मार्मिक संदेश था। उसके गांव की जो बड़ी बहुरिया है, जिसे उन्होंने कभी रोते हुए नहीं देखा, इतने वैभव में बड़ी हवेली में रहते हुए देखा है, उन्हें आज पहली बार रोते हुए और इस प्रकार का संदेश कहते हुए सुना उसने। और इसी प्रकार और इसीलिए उसके हृदय में ये जितने भी बड़ी बहुरिया के शब्द थे, ये उसके हृदय में चुभन का अनुभव करवाते हैं। और इससे छुटकारा पाने के लिए वो एक यात्री से बात करने की कोशिश करता है, किंतु वे यात्री चढ़ जाता है, जिसके कारण वे समझ लेता है कि वे बात करने के लिए नहीं है, और वे फिर अपना उस संवाद को जो बड़े भैया ने कहा है उसे दोहराने लगता है। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। जो कटिहार जंक्शन है, यहाँ से उसे जो अपनी ट्रेन है वो बदलनी है। अब स्टेशन जो है, स्टेशन पर उतर कर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वतंत्रता के बाद कुछ तो परिवर्तन हुआ।
तुरंत भोपे से आवाज अपने आप निकलने लगा। थाना वीरपुर खगड़िया बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए, गाड़ी लगी हुई है। ऐसे ही ट्रेन में अभी भी आती है आवाज। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है सचमुच सुराज हुआ है। सुराज यहाँ पर अर्थात है स्वराज। यहाँ पर गांव की भाषा में सुराज कहा गया। इससे पहले कटिहार पहुंचकर जिस गाड़ी में चढ़े, किधर जाएं, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई। ऐसा होता है, लेकिन अभी सुराज आ गया है, तो जिसके कारण से आज़ादी के पश्चात कुछ काम जरूर हुए थे, जिनके कारण यहाँ पर ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी बदलने के बाद फिर जो बड़ी बहुरिया का संवाद था वो अपने मन में उसे दोहराता है। उसकी आंखों के सामने जो बड़ी बहुरिया है वो आ जाती है। हरगोविंद भाई माँ से कहना, फिर वे उनका संवाद याद करने लगते हैं। थाना वीरपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी बन गया, मतलब उसे वह बुरा लगने लग गया। कलेजा जब भारी हो जाता है। इसके पहले ही कभी भला बुरा संवाद लेकर वे इस गांव में आए। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे दुखी समाचार लेकर आए, लेकिन आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने घर लौट आएंगी यहाँ, और उसके गांव को छोड़कर वे चली जाएंगी और फिर कभी नहीं आएंगी। ये डर उसके मन में है, इसीलिए इस प्रकार का संदेश वो वहां नहीं देना चाहता। हरगोविंद का मन कल्पने लगा, लेकिन फिर गांव आ गया। गांव की लक्ष्मी कैसे छोड़कर उसका गांव चली जाएंगी, वो इस दुख में है। और किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे कैसे? गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। यहाँ पर उसे अपने गांव की लाज का भी मर्यादा का भी सवाल उत्पन्न होता है उसके मन में। इसके साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि उसकी जो लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया है वो गांव छोड़कर चली जाएंगी। अनिच्छा पूर्वक जो हरगोविंद है वो गांव में प्रवेश करता है। थाना वीरपुर जो है वो बड़ी बहुरिया का मायका है। हरगोविंद को देखते ही गांव वाले उसे पहचान लेते हैं कि जलालगढ़ जो है वो हरगोविंद का गांव है, यानी कि बड़ी हवेली जहाँ पर है। और जलालगढ़ से वो बड़ी बहुरिया के मायके थाना वीरपुर में आया है। संवदिया आया है तो सब ये समझने लगे कि जरूर कोई समाचार ही लाया होगा। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार, सब कुछ ठीक? सब उससे फिर इस प्रकार के संवाद करते हैं कि सब कुछ ठीक है, गांव कैसे हैं, बारिश के बारे में। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई हरगोविंद को नहीं पहचानते, तो हरगोविंद अपना परिचय दिया। और तो फिर उनके भाई ने भी उनसे पूछा कि उनकी बहन का समाचार कैसी है, दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। इस लाइन से यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि जो बड़ी बहुरिया है बहुत ही खुश है। उन्होंने जिस प्रकार का संवाद भेजा है, जिस संवाद को देने के लिए हरगोविंद को यहाँ अपने मायके में भेजा है, क्या वो ये संवाद है? नहीं। हरगोविंद यहाँ पर झूठ बोलता है कि सब कुछ राजी खुशी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके मुंह से वो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उसे अपनी गांव की लाज की परवाह है। साथ ही वो ये भी नहीं चाहता कि जो बड़ी बहुरिया हैं वो गांव छोड़कर जाए। हरगोविंद को फिर वो घर लेके जाते हैं। हरगोविंद बड़ी बहुरिया के मायके उनके घर में जाता है। फिर भी उसका जो हृदय है वो कांप रहा है, उसका कलेजा जो है धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें उसके सामने फिर से आ गई। बूढ़ी माता को पांव लागी की उसने, जो बड़ी बहुरिया की माता सी है। बूढ़ी माता से ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार? इससे पहले आगे चलने से एक प्रश्न है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद ने क्यों नहीं सुना सका? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें आगे मिलेगा कि जो हरगोविंद है वो यहाँ पर इसीलिए नहीं सुना पाया कि उसे अपने गांव की जो लाज है उसकी चिंता है। वो ये सोच रहा है कि एक लक्ष्मी जैसी जो बड़ी बहुरिया है वो उनका गांव छोड़कर चली जाएंगी, और जो बाकी लोग जब उन्हें ये पता चलेगा कि लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया किस प्रकार से इनके गांव में कष्ट झेल रही हैं, खाने के लिए भी उनके पास पर्याप्त नहीं है, तो जो लोग हैं वो उसके गांव के ऊपर थूकेंगे, उसके गांव को बुरा भला बोलेंगे। इस डर से, लोक लाज की चिंता से हरगोविंद जो है
वो नहीं सुना पाया संदेश। और आगे भी देखते हैं आगे सुना पाता है कि नहीं सुना पाता। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं आगे। माए जी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक। कोई संवाद है? संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरिसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं। यहाँ पर हरगोविंद जो संवदिया है, बड़ी बहुरिया की माँ को सच नहीं बता पाता। जिस संवाद के लिए बड़ी बहुरिया ने उसे यहाँ पर भेजा है, वो संवाद यहाँ पर वो नहीं बोल पाया और उसने झूठ बोला कि वे यहाँ पर गांव में किसी काम से आया। इसी कारण से वो यहाँ पर भी आ गया। बूढ़ी माता हरगोविंद की बातें सुनकर कुछ उदास हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, संवाद नहीं। ऐसी बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हो तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाओगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी मिले कैसे? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही। इस पर बूढ़ी माता बोलती है कि मैं तो बबुआ से कह रही थी जाकर दीदी को बुला लावे, यही रहेगी। वहां अब रह ही क्या गया है? जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। 3 देवरों ने शहर जो 3 देवर है वो शहर में बस गए और वे अब इनकी खोज खबर भी नहीं लेते। और उनकी बेटी जो है वो अब अकेली हो गई। यहाँ पर ये सब सुनकर जो हरगोविंद है वो उनकी माँ को ये बताता है कि उनका जो घर है वो अभी भी वैसा ही है। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और अगर टूटी भी है तो केवल हवेली ही टूटी है। बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी है और गांव की लक्ष्मी जो है शहर नहीं जा सकती। जो देवर हैं वो उन्हें बुलाने आते हैं किंतु वे खुद नहीं जाते, जबकि ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर उनकी माता से झूठ बोल रहे हैं। जो बूढ़ी माता है अपने हाथ से हरगोविंद को जलपान लाकर देती है। उसके बाद जो हरगोविंद है, बड़ी बहुरिया दालन पर बैठी उसकी राह देख रही होंगी, भूखी प्यासी। और जब भोजन का समय आता है तो हरगोविंद भोजन भी नहीं करता। उसे तरह तरह के पकवान दिए जाते हैं किंतु वे उन सबको छोड़ देता है, उन्हें नहीं खाता। और वे इसलिए नहीं खाता क्योंकि उसका मन नहीं। वे बड़ी बहुरिया को याद कर रहा है कि वे दहलीज पर बैठी होंगी, बड़ी हवेली में बैठी हैं और वे उसकी राह देख रही हैं और वे भूखी प्यासी है। और अगर वो यहाँ पर खाना खाता है तो वे अकेली वहाँ पर बथुआ साग उबाल कर खा रही। उन सभी बातों को वो याद करता है और इसलिए उसके पेट में कुछ भी खाना वो नहीं खा पाता। उसके पेट में कुछ जाता ही नहीं है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, बल्कि उससे खाया ही नहीं है। लोग कहते हैं कि जो संवदिया होता है वो डट कर खाता है और अफर कर सोता है, यानी कि पेट भरकर वो खाना भी खाता है और सोता भी। किंतु उस दिन हरगोविंद ने ना खाना खाया और ना ही उसे नींद आई। वो उस दिन केवल बड़ी बहुरिया के संवादों को याद कर रहा था। उसके मस्तिष्क पर बड़ी बहुरिया के प्रत्येक संवाद जो है वही सुनाई दे रहा था। उसे उस दिन नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर उसने बूढ़ी माता से कहा कि अब उसे जाना चाहिए। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो आज नहीं हो सकेगा। थोड़ा सा बासमती धान का चूड़ा है जिसे उसे ले जाना है। हरगोविंद से राह खर्च के लिए भी पूछा गया किंतु उसने इस बार भी राह खर्च के लिए मना कर दिया और ये कहा कि उसके पास किसी की कमी नहीं है। किंतु स्टेशन पर जब वो पहुंचा तो उसने हिसाब लगाया और उसे पता चला कि उसके पास केवल इतने ही पैसे हैं कि वे केवल कटिहार जंक्शन तक ही पहुंच सकता है। और अगर उसकी जो चौवन्नी है जो उसके पास है, अगर वो नकली साबित होती है तो केवल सेमापुर तक ही वे जा सके, उसके आगे उसे पैदल जाना पड़ेगा और बिना टिकट के वे सफर कर नहीं सकता क्योंकि डर के कारण उसका खून सूख जाएगा, अर्थात उसे बहुत ज्यादा डर लगेगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत खराब हो गई। वे कहाँ आया था, क्या करने जा रहा था और क्या बने? अगर उसे बड़ी बहुरिया पूछेंगी कि क्या संवाद कहकर आया है और उसका क्या जवाब मिला तो वो क्या कहेगा, क्योंकि उसने तो संवाद कहा ही नहीं। यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो ना जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास यहाँ पर निर्गुण कवि, तो यहाँ पर जो निर्गुण गीत गाते हैं वो सूरदास आते हैं उसी ट्रेन में और ये कुछ चंद पंक्तियां हैं जो वो गाते हैं, जिन के कारण जो हरगोविंद है
उसका जो मन मस्तिष्क है उस बात से हट जाता है, डाइवर्ट होता है, जिसका अभी मन केवल उन संवादों में लगा हुआ है बहुत बड़ी बहुरिया के। अब इस गीत के कारण उसका ध्यान कुछ समय के लिए हटता है। आगे देखते हैं। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी, और जैसे ही सूरदास गए वैसे ही उसके मन में फिर से वे सारी बातें दोहराने लगी। 5 बजे सुबह मतलब भोर में जो कटिहार स्टेशन है वो पहुंच गया। वो पे से आवाज़ आ रही थी कि बैरागनी, होशियार, जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए। लेकिन वो कैसे जाता, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। 20 कोस यहाँ से जलालगढ़ है और ये 20 कोस का सफ़र उसे पैदल ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास राह खर्च नहीं। 10 कोस वह मानो बाई के झोंके पर रहा, मतलब 10 कोस तो वो बहुत तेजी से चला, किंतु बाकी के जो 10 कोस थे उसके लिए तय करने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था रात में और वे सुबह से केवल खाली पेट है। पेट भर उसने पानी पी लिया और पोटली में नाक लगाकर सूंघा। बासमती धान का चूड़ा जो उसे दिया गया है, लेकिन वो उसे नहीं खा सकता, क्योंकि वो एक बेटी के लिए उसकी माँ की सौगात है। अब वो मन ही मन सोचता चला जा रहा है कि वो क्या करेगा, क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को, कि उसने तो संवाद सुनाया ही नहीं, जिस काम के लिए उसे भेजा गया था वो उसने किया ही नहीं। उसके पैर लड़खड़ाए। अभी कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है। बड़ी बहुरिया डबडबाई हुई आंखें उसकी गांव की तरफ खींचे ले जा रही थी। वे बैठी राह ताकती रहूंगी। उसे सारे वो संवाद याद आ रहे थे जो बड़ी बहुरिया ने उससे कहे थे। माँ से कहना, ये सारे संवाद उसके मस्तिष्क पे आए जा रहे थे और वे पैदल चल रहा था। 16, 17, 18 कोस वो चलता गया। अब कुछ ही दूर पर उसका गांव था। लेकिन यहाँ कहाँ आ गया हरगोविंद? ये कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह पर वे किधर जा रहा है? नदी है। वो इतना चल चुका है कि उसे होश नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वो अपने गांव में ही आया है, लेकिन फिर भी उसे ये लग रहा है कि वह कहीं और जा रहा है। ये राह भूलकर ना जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? यह कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे? कहाँ वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है? गाड़ी है या धरती पर? हरगोविंद इतना चल चुका है, इतना थक चुका है, उसने कुछ खाया नहीं है और इस प्रकार से उसकी जो हालत है वो खराब हो चुकी है, इसलिए उसे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी बहुरिया बोलती है कि हरगोविंद भाई तुम आ गए, लेकिन उसे फिर भी ये लगता है कि कटिहार जो स्टेशन है उसका भूपा बोल रहा है। बड़ी बहुरिया, हरगोविंद ने हाथ टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छू कर बोला बड़ी बहुरिया, हरगोविंद भाई अब जी कैसा है? लो 1 घूंट दूध पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। अभी हरगोविंद जो है अपने गांव जलालगढ़ पहुंच चुका है और हरगोविंद जो है बड़ी बहुरिया के सामने लेटा हुआ है। हरगोविंद को उसकी हालत देखकर जो बड़ी बहुरिया है उसे कुछ पीने के लिए देती है, दूध पीने के लिए देती है, ताकि वो थोड़ा ठीक हो। हरगोविंद जब होश में आता है तो बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि बड़ी बहुरिया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारे सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। यहाँ पर हरगोविंद को जिस बात का डर था, जिस कारण से उसने वो संवाद नहीं कहा कि बड़ी बहुरिया जो है गांव छोड़कर ना चली जाए, वो यहाँ पर वो साफ साफ बड़ी बहुरिया से कह देता है कि ताकि वो गांव छोड़कर ना जाए। इस प्रकार यहाँ पर जो बड़ी बहुरिया है वो ये सोचती हैं कि वो संवाद भेजने के बाद से ही वे खुद पछता रही थी कि उन्हें ये संवाद नहीं भेजना चाहिए था। और जब उन्होंने ये सुना कि हरगोविंद ने ये संवाद नहीं सुनाया तो उन्हें भी संतुष्टि मिली। अब जो एक संदेश वाहक है, जिसे गांव में जिस प्रकार की अवधारणा पैदा की गई कि वह निठल्ला होता है, काम नहीं करता, कामचोर होता है, हृदय नहीं होता उसमें, यहाँ पर हरगोविंद एक संवदिया के रूप में जो आदर्श संवदिया है वो दिखाया गया। मनुष्य की जो संवेदना है एक दूसरे के प्रति वो दिखाई गई।
मानवीय संवेदना की जो करुण झलक है वो यहाँ पर दिखाई दी गई है। और कहा गया है कि जिस प्रकार अब वो कहता भी है कि अब वो निठल्ला नहीं बैठेगा, सिर्फ काम करेगा बड़ी भौरिया के लिए, बस वो गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जलालगंज पहुंचने के बाद बड़ी भौरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? उसने ये संकल्प लिया कि वो निठल्ला नहीं बैठा रहेगा, अब वो काम करेगा और सिर्फ बड़ी भौरिया के लिए काम करेगा। वे उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देगा, बस उन्हें गांव छोड़कर नहीं जाना। इस प्रकार हमारा जो ये पाठ है ये खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF की लिंक और अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स मिल जाएंगी। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, शालू सनी।